नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शुरू हुई देश की पहली स्मॉल स्केल एलएनजी इकाई। गेल इंडिया लिमिटेड ने इकाई को स्थापित किया मध्य प्रदेश के विजयपुर में। मकसद है भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बने जंग के हालात। पाकिस्तान ने की अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक, दावा टीटीपी के आतंकियों को मार गिराने का। और देश का व्यापारिक निर्यात वित्तीय वर्ष के अंत तक 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचने की उम्मीद। इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक सामान समेत पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात हुआ रिकॉर्ड स्तर पर। भू राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद बढ़ रहा है देश का निर्यात। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आइए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के विजयपुर में देश की पहली स्मॉल स्केल एलएनजी यानी एसएसएलएनजी इकाई शुरू की है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार आने वाले वर्षों में कई ऐसे संयंत्र बनाने की उम्मीद है जो संभावित रूप से देश के प्राकृतिक गैस परिदृश्य को बदल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एलएनजी क्या होती है। एलएनजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यानी ऐसी प्राकृतिक गैस जिसको तरल रूप में बदल दिया जाता है। अब इसको तरल रूप में क्यों बदल दिया जाता है, इसको समझने के लिए प्राकृतिक गैस के नेचर को समझना जरूरी है। प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस क्या होती है? प्राकृतिक गैस करोड़ों साल पहले धरती के अंदर जमे हुए मरे हुए जीवों के सड़े गले पदार्थ से बनती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह गैसीय अवस्था में पाई जाती है। प्राकृतिक गैस कई गैसों का मिश्रण है, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। इनमें 80% तक मीथेन होती है तथा 0 से 20% तक अन्य उच्च हाइड्रोकार्बन्स शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ अशुद्धियां भी पाई जाती हैं, जैसे सल्फर, जल वाष्प इत्यादि। चूंकि प्राकृतिक गैस गैसीय अवस्था में पाई जाती है, इसलिए इसके भंडारण और परिवहन को आसान बनाने के लिए इसको ठंडा करके तरल रूप में बदल दिया जाता है। ध्यान दीजिए कि तरल अवस्था में प्राकृतिक गैस का आयतन उसके गैसीय अवस्था के आयतन से लगभग 600 गुना कम हो जाता है। यानी एलएनजी ऐसी प्राकृतिक गैस है जिसे शिपिंग और भंडारण के लिए लगभग -260 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तरल अवस्था में ठंडा किया जाता है। तरल अवस्था में बदलने से प्राकृतिक गैस को उन स्थानों तक पहुंचाना संभव हो जाता है जहां पाइपलाइन नहीं पहुंचती है। जब पाइपलाइन परिवहन संभव नहीं होता है तो प्राकृतिक गैस को तरलीकृत करना प्राकृतिक गैस को लंबी दूरी तक ले जाने का सबसे अच्छा तरीका बन जाता है। अपने कॉम्पैक्ट तरल रूप में प्राकृतिक गैस को विशेष टैंकरों में भरकर दुनिया भर के टर्मिनलों तक भेजा जा सकता है। इन टर्मिनलों पर एलएनजी को उनकी गैसीय अवस्था में लौटा दिया जाता है और पाइपलाइन द्वारा वितरण कंपनियों, औद्योगिक उपभोक्ताओं और बिजली संयंत्रों तक पहुंचाया जाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि स्मॉल स्केल एलएनजी इकाई क्या है। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है कि यह एक पारंपरिक बड़े इकाई वाली एलएनजी इकाई का एक छोटा वर्जन है। हालांकि वैश्विक स्तर पर इसको अभी भी एक उभरते उद्योग के रूप में देखा जाता है। एसएसएलएनजी इकाई में वो सभी काम होते हैं जो एक बड़ी एलएनजी इकाई में होता है। बस अंतर यह है कि यहाँ छोटे पैमाने पर काम होता है, यानी गैस को तरल रूप में बदलना, वापस से गैस में बदलना, शिपिंग आदि सब एक स्मॉल स्केल में यहां होता है। चलिए अब समझते हैं कि देश की पहली एसएसएलएनजी इकाई शुरू करने के पीछे क्या कारण है। तो देखिए, सरकार की महत्वाकांक्षा पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस को अपनाने और उपयोग को बढ़ावा देकर भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की है। फिलहाल भारत के एनर्जी सेक्टर में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी वर्तमान में 6% है और भारत के लक्ष्य की बात करें तो भारत इस हिस्सेदारी को 2030 तक 15% करना चाहता है। भारत प्राकृतिक गैस के उपयोग और प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है। सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि प्राकृतिक गैस तेल और कोयले जैसे पारंपरिक हाइड्रोकार्बन की तुलना में बहुत कम प्रदूषण फैलाता है। प्राकृतिक गैस तेल की तुलना में सस्ती है। ध्यान रखिए कि कच्चे तेल के लिए भारत अपनी 85% से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर करता है। जैसे जैसे देश हरित ऊर्जा और भविष्य के ईंधन की ओर बढ़ रहा है, प्राकृतिक गैस को उस यात्रा में एक महत्वपूर्ण संक्रमण ईंधन के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन इस चर्चा में कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे भारत में गैस की खपत बढ़ाने की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती उन क्षेत्रों में गैस का परिवहन करना है
जो देश की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड से नहीं जुड़े हैं। वितरण संबंधी यह चुनौती काफी गंभीर है और ऐसा भी नहीं है कि वितरण संबंधी इस चुनौती पर सरकार का ध्यान नहीं है। प्राकृतिक गैस के वितरण को आसान बनाने के लिए बड़े पैमाने पर पाइपलाइन परियोजनाओं पर काम चल रहा है, लेकिन उन्हें पूरा होने में कई साल लगेंगे और फिर भी देश के कई हिस्सों में लास्ट माइल चुनौतियां बनी रह सकती हैं। इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए कुछ नए जमाने के समाधान प्राकृतिक गैस की पहुंच और साथ ही खपत को व्यापक रूप से बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऐसा ही एक समाधान स्मॉल स्केल एलएनजी है। हाल ही में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भिड़ंत हो गई है। इसको कोई क्रिकेट मैच की भिड़ंत नहीं समझिएगा, बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात बन गए हैं। हाल ही में पेशेवर एयरबेस से पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 फाइटर जेट के स्क्वाड्रन ने अफगानिस्तान के 2 राज्य पख्तिका और खोस्त में 7 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इस्लामाबाद ने पुष्टि भी की है कि उसने अफगानिस्तान के अंदर खुफिया आधारित आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया था। पाकिस्तान का दावा है JF-17 फाइटर जेट के मिसाइल हमले में तालिबान कमांडर शेरा सहित 8 आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि अफगान सरकार का कहना है कि इन हमलों में अफगान नागरिकों की मौत हुई है, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इस एयर स्ट्राइक के बाद अफगान सेना ने उत्तर और दक्षिणी वजीरिस्तान सीमा पर 3 पाकिस्तान आर्मी चेकपोस्ट पर मोर्टार से हमले किए हैं। वजीरिस्तान के मीर अली में आर्मी चेकपोस्ट पर हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इसके बाद देश के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने जवाबी कार्यवाही की कसम खाई। इसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से लगी हुई बॉर्डर पर 20,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी अपने 60,000 फौजियों को खैबर पख्तूनख्वा के पास लगा दिया है। चलिए समझते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच तनाव का आखिर कारण क्या है। देखिए, पाकिस्तान का आरोप है कि आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का संरक्षण है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के अनुसार 2023 में TTP ने पाकिस्तान में लगभग 779 आतंकी हमले किए थे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच तनाव का दूसरा कारण है डूरंड लाइन। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर बॉर्डर है, जिसे डूरंड सीमा कहा जाता है। अफगानिस्तान इसको काल्पनिक रेखा मानता है, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि यहीं से अफगान आतंकी पाकिस्तान में घुसपैठ करते हैं और हिंसा करते हैं। चलिए अब समझते हैं कि पाकिस्तान के रिश्ते तालिबान से क्यों बिगड़ रहे हैं। तो देखिए, जब से तालिबान ने अफगानिस्तान में फिर से सत्ता हासिल की है, पाकिस्तान को एहसास हुआ है कि यह तालिबान पाकिस्तान के लिए एक समस्या है, ना कि सहयोगी है, जिसकी पाकिस्तान को उम्मीद थी। इसके साथ ही तालिबान की वापसी ने TTP को प्रोत्साहित किया है और इसे एक सुरक्षित आश्रय प्रदान किया है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह पाकिस्तान की अपनी नीतियां ही थीं जिसके कारण TTP का निर्माण हुआ था, यानी TTP पाकिस्तान के लिए एक भस्मासुर बन गया है। दशकों से पाकिस्तान ने पश्तून राष्ट्रवाद का मुकाबला करने के लिए उत्तर और पश्चिम पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान में, जहां पश्तून बहुसंख्यक हैं, कट्टरपंथी सुन्नी इस्लाम को बढ़ावा दिया था। 1980 के दशक में जब अफगानिस्तान सोवियत नियंत्रण में था, तब इस रणनीति ने तालिबान को बनाने में मदद की थी। हालांकि जब 2001 में अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के तहत अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, तो पाकिस्तान सरकार को जाहिर तौर पर अमेरिका का समर्थन करना पड़ा। इसी संदर्भ में पाकिस्तानी जिहादियों ने 2007 में TTP बनाया था। इस संगठन का उद्देश्य पाकिस्तान में अमेरिकी प्रभाव से मुक्त एक सख्त इस्लामी राज्य को स्थापित करना था। हाल ही में शीर्ष निर्यातक निकाय FIEO के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने कहा है कि लाल सागर संकट जैसी भू राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद देश का व्यापारिक निर्यात इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। आपको बता दें कि लाल सागर की समस्याओं के बावजूद फरवरी में निर्यात लगभग 12% से बढ़कर 41.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था और अप्रैल फरवरी 2023-24 के दौरान निर्यात 395 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। गौरतलब है कि फरवरी में व्यापारिक निर्यात वृद्धि मुख्य रूप से इंजीनियरिंग सामान,
इलेक्ट्रॉनिक सामान, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स और पेट्रोलियम उत्पादों के साथ हुई है। इसी के साथ FIEO के अध्यक्ष ने कहा है कि समुद्री बीमा की उपलब्धता और माल ढुलाई शुल्क में तर्कसंगत वृद्धि सुनिश्चित करके लाल सागर संकट की चुनौतियों का समाधान करना समय की मांग है। अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि निर्यात क्षेत्र, विशेष रूप से MSME को देश के निर्यात और बढ़ावा देने के लिए आसान और कम लागत वाले ऋण और विपणन समर्थन की आवश्यकता है। आपको बता दें कि MSME 2030 तक $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के माल निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। MSME को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, लेकिन MSME को ऋण से संबंधित कुछ मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। MSME के अलावा UK और ओमान जैसे मुक्त व्यापार समझौते के शीघ्र समापन से आउटबाउंड शिपमेंट को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे FIEO के नाम से जाना जाता है, की स्थापना 1965 में देश में एक शीर्ष निर्यात प्रोत्साहन संगठन निकाय के रूप में की गई थी। हाल ही में आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला चर्चा में आया है। आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर स्थापित किया गया एक उपकरण है जो न्यूट्रिनो नामक उप परमाणविक कणों का पता लगाता है। याद रखने वाली बात है कि आइसक्यूब दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है। इसके सेंसर बर्फ के 1 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसका निर्माण और रखरखाव आइसक्यूब सहयोग नामक ग्रुप द्वारा किया जाता है, जिसमें विस्कॉन्सन विश्वविद्यालय, मेडिसिन के नेतृत्व में दुनिया भर के कई विश्वविद्यालय शामिल हैं। आपको बता दें कि आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में बर्फ की सतह से 1.4 किलोमीटर गहराई में हजारों सेंसर लगे हुए हैं और सतह के ऊपर कई डिटेक्टर शामिल हैं। गौरतलब है कि न्यूट्रिनो हल्के कण होते हैं जो पदार्थ के साथ बहुत कम ही संपर्क करते हैं। यही कारण है कि इन्हें भूत कण या घोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है। इसके साथ ही डिटेक्टर का संग्रहण क्षेत्र जितना बड़ा होगा, न्यूट्रिनो को पहचानने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। जब एक न्यूट्रिनो सेंसर के आसपास की बर्फ के साथ संपर्क करता है तो यह कुछ आवेशित कण और कुछ विकिरण उत्पन्न कर सकता है। ये सेंसर न्यूट्रिनो को पता लगाने के लिए विकिरण का पता लगाते हैं और कण के बारे में अधिक समझने के लिए विकिरण के गुणों का उपयोग करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न्यूट्रिनो एक उप परमाणविक कण है जिसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है और इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है। न्यूट्रिनो मूलभूत कणों में से एक माने जाते हैं। इसका मतलब है कि यह किसी छोटे अन्य परमाणु टुकड़े से नहीं बना है। इसका पता लगाना कठिन है क्योंकि इनका अन्य पदार्थ के साथ न्यूनतम संपर्क होता है। न्यूट्रिनो विभिन्न रेडियोधर्मी क्षयों जैसे परमाणु नाभिक के बीटा क्षय द्वारा निर्मित होते हैं। न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए बहुत बड़े और संवेदनशील डिटेक्टरों की आवश्यकता होती है। न्यूट्रिनो विभिन्न प्रकार के होते हैं। वैज्ञानिकों ने अब तक खोजे गए 3 प्रकार के न्यूट्रिनो को इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और ताऊ न्यूट्रिनो नाम दिए हैं। सबसे मजे की बात यह है कि न्यूट्रिनो विभिन्न प्रकारों में बदलते रहते हैं, जिसे वैज्ञानिक न्यूट्रिनो दोलन कहते हैं। चलिए अब नजर डालते हैं आज की रैपिड न्यूज पर। भारत और अमेरिका के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। इस अभ्यास को टाइगर ट्रायम्फ 24 नाम दिया गया है तथा यह अभ्यास 18 से 31 मार्च तक पूर्वी समुद्र तट पर आयोजित किया जाएगा। इससे आयोजित करने का उद्देश्य HADR अभियानों के संचालन के लिए बेहतर साझेदारी विकसित करना है तथा दोनों देशों की सेनाओं के बीच मानक परिचालन प्रक्रियाओं में तेजी से सुधार लाना है। हाल ही में फुट एंड माउथ डिजीज ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में लगभग 60% दुधारू मवेशियों को प्रभावित किया है। आपको बता दें कि यह अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है। यह रोग मवेशियों, सुअरों, भेड़ों, बकरियों और अन्य 2 खुर वाले जुगाली करने वाले जानवरों को प्रभावित करता है। यह रोग पिकोरविरिडी परिवार के एक एथेफो वायरस के कारण होता है तथा यह रोग पशुधन के उत्पादन को गहराई से प्रभावित करता है तथा जानवरों और पशु उत्पादों में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बाधित करता है। मध्य प्रदेश के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में स्थान मिला है। इन 6 स्थलों में ग्वालियर का किला, धमनार का ऐतिहासिक समूह, भोजेश्वर महादेव मंदिर, चंबल घाटी के रॉक कला स्थल, कुंडी या खूनी भंडारा, बुरहानपुर और रामनगर मंडला का गोंडा स्मारक शामिल हैं। आपको बता दें कि यूनेस्को की अस्थायी सूची उन संपत्तियों की सूची है जिन पर प्रत्येक पक्षकार नामांकन के लिए विचार करना चाहती है तथा किसी भी स्मारक या स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल करने से पहले उसे 1 वर्ष के लिए अस्थायी सूची में रखना अनिवार्य है। हालिया खबरों के अनुसार बैकाल झील का पारिस्थितिकी तंत्र ग्लोबल वार्मिंग के चलते गंभीर खतरे का सामना कर रहा है। बैकाल झील रूस के दक्षिणी साइबेरिया में स्थित एक दरार झील है।
यह दुनिया में आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह विश्व की सबसे पुरानी यानी कि 25 से 30 मिलियन वर्ष और सबसे गहरी झील है। हाल ही में स्विस वायु गुणवत्ता निगरानी संस्था IQ एयर ने विश्व वायु गुणवत्ता पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसके अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। भारत का स्थान बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद आता है। इसके अलावा शीर्ष 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 42 शहर भारत के हैं। इनमें से बेगूसराय शहरों में शीर्ष पर था। इसके बाद गुवाहाटी और दिल्ली का स्थान आता है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश में PM 2.5 WHO की गाइडलाइन से 15 गुना ज्यादा था और पाकिस्तान में 14 गुना ज्यादा था। वहीं भारत में PM 2.5 की सांद्रता 10 गुना अधिक थी। भारत और कार्बे वर्डे के बीच पहला फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन हाल ही में काबो वर्डे में आयोजित किया गया। इसमें राजनीतिक सहयोग, आर्थिक साझेदारी, सांस्कृतिक आदान प्रदान और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि इसे केप वर्डे के नाम से भी जाना जाता है। यह अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित द्वीपों का एक समूह है। यह देश 10 द्वीपों और 5 टापुओं से बना है। हाल ही में यह मलेरिया मुक्त होने वाला अफ्रीका का तीसरा देश बना था। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहली बार फॉर्मूला 4 रेस का आयोजन किया गया है। ये कार रेसिंग कार्यक्रम डल झील के किनारे आयोजित किया गया। इसका आयोजन फेडरेशन ऑफ मोटर क्लब्स ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। फॉर्मूला 1 के मुकाबले फॉर्मूला 3 और फॉर्मूला 4 कम स्पीड में होने वाली रेस है। इसमें कार की अधिकतम गति 210 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है तथा इस रेसिंग इवेंट में शामिल होने वाले न्यूनतम आयु 15 वर्ष की होनी चाहिए। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में बुगुन कम्युनिटी ने राज्य वन विभाग को 1470 हेक्टेयर भूमि दान की। इस समुदाय ने यह भूमि बुगुन लियोसिचला पक्षी के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दान की है। आपको बता दें कि बुगुन लियोसिचला को पहली बार 1995 में अरुणाचल प्रदेश में देखा गया था और 2006 में पहली बार इसे डिस्क्राइब्ड किया गया, यानी नई प्रजाति के रूप में पहचान मिली तथा इस पक्षी का नाम बुगुन कम्युनिटी के प्रयासों के सम्मान में बुगुन लियोसिचला रखा गया था, क्योंकि यह भारत की आजादी के बाद खोजा गया पहला पक्षी था। चलिए अब वक्त हो चला है कि आज के बुलेटिन पर बनने वाले प्रश्नों पर एक नजर डाल लें। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में आई बैकाल झील से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह झील रूस के दक्षिणी साइबेरिया में स्थित एक दरार झील है। यह दुनिया में आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूट्रिनो का एक प्रकार नहीं है? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो, ताऊ न्यूट्रिनो या फिर प्रोटॉन न्यूट्रिनो? चलिए अब जानते हैं कि पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछे गए थे और उनके क्या सही उत्तर हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, बराक नदी से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नदी मणिपुर राज्य के लियाई कुलेन गांव से निकलती है। बराक नदी भारत के मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम व असम राज्यों और बांग्लादेश में बहती है। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितिये 2024 की शुरुआत की गई। यह किन 2 देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है? भारत और सेशेल्स के बीच का, भारत और मालदीव के बीच का, भारत और मेडागास्कर के बीच का या फिर भारत और सोमालिया के बीच का? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत और सेशेल्स के बीच का। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे कल कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।